सो हेलो बच्चों, आप सभी लोग आई थिंक हेल्दी हो। कोशिश करूँगा कि आपको आज जो चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ उसके जो पार्ट बाय, क्योंकि आज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चैप्टर के ना पार्ट बाय पार्ट आपको पढ़ाऊँ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके कहा था कि सर आप एक ही बार में पढ़ा देते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाता है, हम एक बार में उसको पढ़ नहीं पाते हैं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, टैप ही नहीं हो रहा यार, ये कौन सी बात हो गई। टैप हो जाए बच्चे। ओके, तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो पढ़ाने वाला हूँ दो टॉपिक। सबसे पहला अबाउट इंट्रो कि भैया ये सॉल्यूशन होता क्या है, दूसरा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और फिर तीसरा कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके क्या होते हैं। ये तीन टर्म्स आपको मैं पढ़ाने हूँ। सबसे पहला हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं भैया सॉल्यूशन। देखो, कोई भी आपसे पूछे ना सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप सिंपल एक शब्द में बोलोगे होमोजीनियस मिक्सचर। क्या हो? होमोजीनियस मिक्सचर हो। अच्छा भाई, किसके? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अगर दो ही कंपोनेंट हैं, या चार सॉल्यूट एक सॉल्वेंट के अगर 5 कंपोनेंट है, 10 सॉल्यूट एक सॉल्वेंट के अगर 11 कंपोनेंट है, मतलब होमोजीनियस बस खाली मिक्सचर होना चाहिए, हमको इस बात से मतलब है। या दो हो या दो से अधिक कंपोनेंट, हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है। बट हमारे बुक में ये बोला हुआ कि हमको सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। कई बच्चे ये भी कहेंगे सर बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, बड़ा सवाल है भाई, बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है। तो देखो, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि भैया अगर कोई भी सब्सटेंस दो ही कंपोनेंट से मिलके बना हो, कोई भी मिक्सचर अगर दो ही कंपोनेंट से मिलके बना हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे मान लो आपने पानी में चीनी मिला दिया, तो एक पानी कंपोनेंट है एक चीनी कंपोनेंट है, तो वो क्या हो गया? बाइनरी सॉल्यूशन। अब मुद्दा आता है कि भैया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हमको बताइए। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि भैया सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। ठीक है, अब हमको ये चीज़ पढ़ना है अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन भी। देखिए, हमने देख लिया, यहाँ पे लिखा हुआ ना बाइनरी सॉल्यूशन, मैंने आपको बता दिया कि अगर दो ही कंपोनेंट होंगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अब दो कंपोनेंट में कौन कौन आया? एक आया सॉल्यूट, दूसरा आया सॉल्वेंट। एक आ गया सॉल्यूट, एक आ गया सॉल्वेंट। अब कई बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि ओ भाई साहब, ये सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो मैं आपको खुद बता दूं, सॉल्यूट का मतलब होता है जो लेस क्वांटिटी में हो। यहाँ क्वांटिटी का मतलब अगर आप मोल लेके समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सॉल्वेंट में जो मोर क्वांटिटी में हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्वेंट। होपफुली इतनी बातें आप सभी बच्चों को क्लियर भी हो गई। ठीक है, बहुत टफ नहीं था, इसीलिए मैंने कोशिश किया कि ऐसे छोटे टर्म में आपको बता दूं। एक तो ये भाई पेज मेरे लाल, नीचे आओ। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज हमारा आ गया। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को आपसे बोल देना कि भैया बताओ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि टोटल 9 तरह के सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है, अब ये 9 तरह में हो सकता है कि गैसियस सॉल्यूशन बने, लिक्विड सॉल्यूशन बने, या सॉलिड सॉल्यूशन बने। जब भी आगे मैं ना गैसियस लगा दूं, ठीक है, तो मान लो मैं बोल दूं गैसियस का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब भैया सॉल्वेंट हमारा क्या होगा? गैस होगा। बात को समझने की कोशिश करो। मैंने बोल दिया गैसेस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट तो कंफर्म क्या होगा? गैसेस। मैंने बोल दिया लिक्विड सॉल्यूशन, तो मतलब सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? लिक्विड। मैंने बोल दिया सॉलिड सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट हमारा क्या होगा? सॉलिड होगा। ये इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है? तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपको याद रखना है, तीन हिस्सों में बटेंगे, या तो गैसेस सॉल्यूशन, या तो लिक्विड सॉल्यूशन, या तो सॉलिड सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन के तीन हिस्से, तीनों में सॉल्वेंट गैस होगा। लिक्विड सॉल्यूशन के तीन हिस्से, तीनों में सॉल्वेंट लिक्विड होगा। सॉलिड सॉल्यूशन के तीन हिस्से, जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड होगा। अब एग्जांपल पे ध्यान देते हैं हम सारे बच्चे। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे गैसेस सॉल्यूशन है, गैस भी सॉल्यूट है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो वो भी एक तरह का सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस आपस में डिजोल्व हो जाते हैं, सीधी सी बात है, एटमॉस्फेयर में आप देखते भी हो। अगर मैं बात करूं लिक्विड है सॉल्यूट, यानी कम क्वांटिटी वाला, और गैस है क्या? सॉल्वेंट। जैसे क्लोरोफॉर्म मान लो नाइट्रोजन गैस में मिल जाता है, क्लोरोफॉर्म तो लिक्विड स्टेट में होता है बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे गैसेस सॉल्यूशन व्हेन सॉल्यूट इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज गैस। फिर आता है सॉलिड, तो सॉलिड का तो सारा बच्चे एग्जाम्पल भी जानते हैं, कैम्फर। कैम्फर डिजोल्व हो जाता है किसमें? नाइट्रोजन गैस में। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? गैसेस सॉल्यूशन। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो, लिक्विड में मैंने पहले ही बोल दिया कि भैया सॉल्वेंट हमारा क्या होगा? लिक्विड। एक बार हो सकता है गैस, तो गैस कैसा? ऑक्सीजन डिजोल्व होता है वाटर में, ये सारे बच्चे जानते हो। नहीं भी जानते हो तो मैं आपको बता दूं, भैया मछली सांस इसीलिए ले पाती है क्योंकि पानी में क्या डिजोल्व होता है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना डिजोल्व हो तो मछलियाँ मछलियाँ सांस कैसे लेंगी? फिश सांस कहाँ से लेंगी? मछली बन नहीं पा रहा था इसीलिए बना दिया।
अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड। तो इसका तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे अल्कोहल डिजॉल्व होता है वाटर में, ठीक है, तो ये भी है लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड। इसमें वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होगा मान लो, और इथेनॉल कम क्वांटिटी में होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, लेकिन कैसा, लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड, तो इसका एग्जांपल शुगर ले लो, शुगर इन वाटर और ग्लूकोज इन वाटर, ये सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे, सॉलिड इन लिक्विड के। नेक्स्ट बताता है सॉलिड सॉल्यूशन। तो याद रखना है क्या भैया, इसमें सारे के सारे क्या होंगे भैया, सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में होंगे बच्चों, सॉलिड स्टेट में। तो अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड स्टेट में है तो तीन इसमें भी हो सकते हैं कि भैया गैस एक बार डिजोल्व हो, एक बार लिक्विड डिजोल्व हो, एक बार सॉलिड डिजोल्व हो। तो देखो सॉलिड का एग्जांपल तो एलॉय, जितने भी एलॉय आते हैं सब चिपका सकते हो आप एग्जांपल में, ठीक है। या कॉपर डिजोल्व होता है गोल्ड में, याद करो कैरेट शब्द यूज होता है, ठीक है। तो मतलब कितने अमाउंट में आप कह सकते हो वो प्योरिटी है या इम्प्योरिटी है, वो टर्म्स यहाँ से डिसाइड होता है। कॉपर इसलिए ऐड किया था गोल्ड में क्योंकि थोड़ा सा हार्ड हो जाए, नहीं तो अगर प्योर गोल्ड आप लोगों ने तो झूलने लगेगा आर्टिक तरह, ठीक है। फिर आता है लिक्विड डिजोल्व इन गोल्ड सॉलिड, तो उसका एग्जांपल अमलगम, कोई भी अमलगम आप ले लीजिए, ठीक है, चाहे मरकरी का अमलगम ले लीजिए, ठीक है। बस आपको उसको किसी में डिजोल्व करना है, तो किस में डिजोल्व हो रहा है, सॉलिड में, ठीक है। तो अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, ये भी एक एग्जांपल है। गैस इन सॉलिड, तो मैं आपको सही मायने में बताऊं तो हाइड्रोजन गैस ना पैलेडियम पे, ठीक है, पैलेडियम में डिजोल्व हो जाते हैं, पैलेडियम एक सॉलिड है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किनके हो गए भैया, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के। अब मेरा सवाल आता है कि जैसे अब छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो भैया मैं चाय बना रहा था, तो यहाँ पे लिया दूध, यह है मिल्क, ठीक है, और मैंने उसमें डाल दिया क्या, चाय पत्ती, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल चाय पत्ती इसमें डाल दी, ठीक है। बिना चीनी का मैं बना रहा था चाय, ठीक है। कोई लोग टेस्ट के, जो शुगर के मरीज होते हैं वो टेस्ट के कह रहे भैया चाय तो बहुत टेस्टी बना है, क्या, टी इज़ वेरी टेस्टी, टी इज़ वेरी टेस्टी। पूछने लगे क्या डाले हो, तो हम क्या भैया दो ही चीज़ डालें, दूध डालें और चाय पत्ती डालें। तो दो तरह से पूछ सकते हैं कि भैया ये बताओ पूरे सॉल्यूशन में तुमने चाय पत्ती कितनी डाली, हमको ये बताओ, टी लीव्स कितनी डाली ये बता दो। तो सॉल्यूशन का हमने मान लो क्वांटिटी ले लिया कि भैया इतना किलोग्राम है या इतना लीटर है, और उसमें हमने 4 चम्मच यानी 100 ग्राम 50 ग्राम हमने चाय पत्ती डाल दिया। तो यहाँ से आप एक टर्म्स डिसाइड कर सकते हो, जानते हो क्या, कि भैया कितने क्वांटिटी में क्या चीज़ ऐड ऑन हो रही है, उस बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। शायद ये चीज़ आप पहले पढ़े भी हो कि किसी का भी कंसंट्रेशन आप एक्सप्रेस करना चाहो ना, तो दो तरीके होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। देखो क्वालिटेटिव बस खाली ये कहता है हाँ बहुत टेस्टी है, इसका टेस्ट अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में, ये कम क्वांटिटी में। जब ऐसे बातें हैं तो ये कैसे पता किया जाता है, बाय टेस्ट, टेस्ट करके पता चल सकता है, या कलर के बिहाफ पे पता चल सकता है, या स्मेल के बिहाफ पे पता चल सकता है कि भैया ये ज़्यादा है या कम है। बट याद रखो आप ज़्यादा या कम बता सकते हो, मैं अगर आपसे यही सवाल करूँ कि कितना ज़्यादा या कितना कम है, तो शायद ये आप कभी नहीं बता पाओगे। इसको अगर आप बताना चाहते भी हो बेटा, तो आपको एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा, क्या, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो उसको एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको खुद बताना भी चाह रहा हूँ, ठीक है। वो तरीकों में सबसे पहले तो देखो टर्म जो आएगा वो सबसे पहला है मास परसेंटेज। देखो मास परसेंटेज पहले होता क्या, मैं जब भी W/W करूँगा ना, तो जिसका भी आपको मास परसेंटेज निकालना है बेटा, याद रखिएगा उस कंपोनेंट का मास रख दीजिए ऊपर, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन को कहाँ रख दीजिए, नीचे, इंटू 100। देखिए जब परसेंट की बात आती है ना, तो हम हमेशा इंटू 100 करते हैं, ठीक है। तो हमने इंटू 100 कर दिया। अब ये चीज़ अगर कोई बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको एग्जांपल आपके रियल लाइफ से देता हूँ कि अपना मार्क्स निकालना है, तो कितना तुम्हारा परसेंटेज है, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखते हो ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड ऊपर अपॉन टोटल मार्क्स इंटू क्या करते थे 100। वही सेम काम यहाँ पे भी, परसेंटेज निकालना है तो भैया जिसका आपको परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर रख दीजिए, और टोटल मास को क्या कर दीजिए नीचे, इंटू 100। अगर मास बाय मास निकालना है, अगर मान लो बेटा आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना होता है, तो मास नहीं रखते, तो हम वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन करते हैं, इंटू क्या कर देते हैं हम लोग 100, ठीक है। तो ये बातें आई थिंक सारे बच्चों को समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये तो एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मास बाय वॉल्यूम। तो देखो मास बाय वॉल्यूम के लिए परेशान नहीं होना है, मास बाय वॉल्यूम बोला तो ऊपर मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा। एक टर्म आता है पार्ट्स पर मिलियन। देखिए ये टर्म हमको समझना है, जब मैं पर
सेंट बोलना था, यानी पर सेंट का मतलब 100, तो इंटू मैं यहाँ पे क्या कर रहा था बेटा 100 कर रहा था। लेकिन जब मैंने बोल दिया पर मिलियन, इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटू मिलियन करना पड़ेगा, तो वो 10⁶ ही होता है। पहले मेरी एक बात समझिएगा, ये मिलियन वाला शब्द ही क्यों आया, जब आपको ये पता चले कि भैया सॉल्यूशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और सोल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है ट्रेस क्वांटिटी में, जब सोल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में हो तब उसको एक्सप्रेस करने के लिए पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ऐसे नहीं यूज़ करने लगते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मान लो सोल्यूट 10 ग्राम है, सॉल्वेंट 100 ग्राम है, तो आप पार्ट्स पर मिलियन, नहीं, वहाँ पे नहीं यूज़ करना है। अगर सोल्यूट मान लो बेटा 1 मिलीग्राम है और सॉल्वेंट आपका 1 kg है, तब आप हो सकता है कि भैया वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो कि नहीं पर मिलियन ले लेते हैं, ज़्यादा सही है। लेकिन अब ऐसे आपको मैं बोल दूं कि नहीं 10 ग्राम ये 100 ग्राम ये, तब यहाँ पे पर मिलियन वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ किया जाता है। पर मिलियन कॉन्सेप्ट ही तभी यूज़ करते हैं जब हमको पता चले भैया सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और सॉल्यूट बहुत ही कम क्वांटिटी में। जब सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में होगा तब हम पार्ट्स पर मिलियन का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, परसेंटेज के केस में अलग टर्म होता है, बट कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन को एक्सप्रेस मास बाय मास में भी कर सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम में भी कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, कह रहा है 1 लीटर ऑफ सी वाटर है जिसका वेट इतना है और जिसमें इतना मास ऑक्सीजन है। सोचो 6 × 10⁻³ ग्राम है बेटा, इतना कम है, मतलब ये असल में हम तो क्या है बेटा 0.006 ग्राम। अब यहाँ पर 1030 ग्राम से जब आप कंपेयर करोगे ना, तो कॉमन सी बात है भैया परसेंट जैसा कोई सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि सोल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे मजबूरन हमको प्रेफर करना पड़ता है पार्ट्स पर मिलियन। आप यहाँ पे निकाल के आपको बताना भी पड़ेगा भैया कि नहीं ये पार्ट्स पर मिलियन में ही एक्सप्रेस हो रहा है। कई बच्चे ये भी सवाल करने लगे कैसे, तो सिंपली करो 6 × 10⁻³ अपॉन सोल्यूशन हमारा कितना है 1030 × 10⁶। तो देखो ये तो पूरा कटा, आ गया यहाँ पे 600। अब आप 600 को जब 1030 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कुछ ना कुछ वैल्यू तो आनी है, ठीक है। 600 नहीं, सॉरी 6000 आएगा। तो अप्रॉक्सीमेट जो आपकी वैल्यू आएगी वो 5.8 पार्ट्स पर मिलियन आ जाएगी। ये टर्म्स आपको याद भी रखना है बेटा, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि पार्ट्स पर मिलियन ऐसे नहीं यूज़ करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन तभी यूज़ करते हैं जब आपको पता चले कि क्वांटिटी बहुत कम है सोल्यूट की, तब। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है ना, वो आता है हमारा मोल फ्रैक्शन। देखो एक एक टर्म्स समझते जाना है और आगे हमको बढ़ते भी जाना है। देखो मोल फ्रैक्शन हमसे क्या कहता है, जैसे मान लो ये इतना बड़ा सेब है, वैसे सेब नहीं कुछ और बन गया, अंडा बन गया, ठीक है। इतना बड़ा सेब है, मान लेता हूँ ये सेब ही है या संतरा है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 2 हिस्से बट गए। मैं पूछूं ये कितना हिस्सा है, तो आप बोलोगे ना 1/2। कैसे पता चला, क्योंकि भैया इधर वाला हिस्सा 1/2, इधर वाला हिस्सा 1/2, तभी जोड़ के 1 बनेगा ना। अब मैं कह रहा हूँ नहीं, ये इतना बड़ा हमारे पास संतरा था, हमने इसके इस तरह से कर दिया डिवीजन। अब मैं पूछूं ये कितना है, तो आप बताओगे ना 1/4। कैसे पता चला, सारे पार्ट्स को जोड़ लिया, उसको नीचे लिख दिया और इस हिस्से को ऊपर लिख दिया, यही तो फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर भी मोल का फ्रैक्शन का मतलब साफ साफ है कि भैया जिसका भी आपको निकालना है हिस्सा, उसका मोल रख दीजिए ऊपर अपॉन टोटल मोल रख दीजिए नीचे। इसी को हम लोग साफ शब्दों में बोलते हैं क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन। तो शायद ये बातें सारे बच्चों को समझ में भी आ रही हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर मान लो 2 कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल आपने निकाल लिया, एक एन है एक एन बी। अगर आपसे कोई कहे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकल, तो जिसका निकालना होता है उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी ए को भी जोड़िए बी को भी जोड़िए, जितने भी होंगे सबको जोड़ के बताइए। अगर मान लो ऐसे बहुत ज़्यादा कंपोनेंट होते, अगर आप उसको निकालना होता किसी एक का नंबर ऑफ मोल, तो एन आई मान लो और जितने होंगे सबको जोड़ के आप निकाल लेंगे, तो वो आप उनका क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर आई कंपोनेंट। ये मीन वाला लेके आपको समझाया हुआ है, ठीक है। अब हम आपको सिर्फ एक ही चीज़ बता दें, जैसे मान लो अगर 2 ही कंपोनेंट है, सिर्फ 2 कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 = 1 आएगा। अगर मान लो 3 कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 + 2 + 3 = 1 आएगा। अब ऐसा नहीं है कि सर आप तो बोले थे कि 2 कंपोनेंट का 1 होगा तो इसका 1 ही होना चाहिए, नहीं, जितने कंपोनेंट होंगे उन सबको जोड़ के बताएंगे तभी। जैसे मान लो अगर मैं ये बोलूँ तो 1 और 2 को जोड़ के 1 आ जाएगा, 1/2 1/2। लेकिन अगर ये ना करके मैं ऐसे कर दूँ कुछ, तो 1/4 1/4 1/4 1/4 4 बार जब जोड़ूंगा तब तो मेरा 1 आएगा।
तो वैसे ही इसमें भी करना है, मोल फ्रैक्शन जितने कंपोनेंट है सबको जोड़ के जब आप आंसर लाओगे तो बेटा वैल्यू कितनी आएगी 1। कोई पूछे मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, आप बताओ क्या यूनिट होगी? सच्चा ही है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी मोल था नीचे भी मोल था, दोनों कट गए, क्या आया यूनिट? कुछ भी नहीं। ये बातें शायद सारे बच्चों को समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं देखो नेक्स्ट पॉइंट पे, क्वेश्चन भी दिया हुआ अच्छा खासा क्वेश्चन है। लाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। देखो सबसे पहला काम आपको जिसका भी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालना, सबसे पहले उनके मोलर मास जरूर निकाल दिया करो। इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% C2H6O2 बाई मास। अब यहाँ जो सोल्यूशन बन रहा है वो याद रखिएगा किस में डिजोल्व हो रहा है? वाटर में। तो हमको एक चीज़ पता चल गया, 20% लिखा हुआ है, यानी मान लें कि अगर सॉल्यूशन का मास कितना हो 100 ग्राम, अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम होगा तो 20 ग्राम हमारा क्या होगा? इथाइलिन ग्लाइकोल होगा कि नहीं होगा? तो अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो 20 हो गया, तो 80 ग्राम हमारा क्या आएगा? वाटर। देखो 80 ग्राम हमारा क्या आ गया बेटा? वाटर आ गया। जब आपको दोनों का मास पता चल गया है, आप इनका मोलर मास निकाल सकते हो। कई बच्चे ये भी करेंगे सर मोलर मास कैसे निकालते हो? तो देखो C2H6O2 दिया हुआ है, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 इंटू 2 प्लस 24 हो गया। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 का कितना होगा? 6 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का कितना होगा? 32। सबको जोड़ लिया हमने, ठीक है। तो जो हमारा आएगा बेटा वही हमारा क्या होगा? मोलर मास। तो वो हमारा कितना आ गया? 62। वाटर में कितना आ गया? 18। दोनों का आपको मास पहले से आपने निकाल लिया। कैसे याद करो? मैंने तरीका बताया, 100 ग्राम मान लेना है। जब भी परसेंटेज शब्द हो तो आप मान लो 100 ग्राम पूरा हमारा क्या भैया? टोटल सोल्यूशन। अब यहाँ से देखिए मोल आपने जब निकाल लिया तो क्या आप इसका मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं बच्चा, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक का मोल फ्रैक्शन निकाल ली ना तो मेरा सजेशन है कि जब दो ही कंपोनेंट तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी ग्लाइकोल का सब्ट्रैक्शन कर देंगे आपको दूसरे के। अगर दो ही हैं तब, 3 होंगे तो ये नियम मत लगाइएगा, मैं पहले ही आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो हमारा क्या है? मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी हमसे क्या बोलता है कि अगर आपको ये पता हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? मोलैरिटी। ये डेफिनीशन है, इसी का फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर को हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि आपको मोलैरिटी निकालना है 5 ग्राम ऑफ NaOH। देखो मास गिवन है तो पहले भैया मोल निकाल लो, क्योंकि इसका मोलर मास कितना होगा? Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, इसका होता है 1, यानी 40 आ गया। तो 5/40 करके हमने क्या निकाल लिया? मोल। फिर मोल जब आपका आ गया, देखो यहाँ पे जब आपका मोल आ गया तो मोल अपॉन आप क्या करोगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे आप क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन ये ml में, मैंने कहा ये लीटर में एक्सप्रेस होना चाहिए। तो अगर ये ml में बेटा तो आप लीटर में कैसे करोगे? या तो 450/1000 आप यहाँ नीचे लिखिए, या तो इसी 1000 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही टर्म हो गया हमारा भैया, हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी का जो यूनिट होता है कैपिटल M। क्या होता है? कैपिटल M। तो ये सारे बात आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए, इसी टर्म में आपको करना है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। लास्ट टर्म हमारा क्या है बेटा? लास्ट टर्म हमारा है मोलैलिटी। हमारा लास्ट टर्म क्या है? मोलैलिटी। तो देखो मोलैलिटी, जैसे उसमें मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट था, इसमें भी है, लेकिन वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में डिजॉल्व होता था। ये 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए आप अगर फॉर्मूला बनाओगे तो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास सॉल्वेंट इन केजी। याद रखना, अगर वो ग्राम में है तो बाई 1000 करके आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके आंसर कभी नहीं आने वाले। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड। देखो मास दे दिया सोल्यूट का, सॉल्वेंट का भी दे दिया। यहाँ से क्या आप मोल नहीं निकाल पाओगे? मोलर मास आपको पता अगर चल जाए तो देखो मोल निकाला अपॉन 75 इंटू 1000 क्यों किया? क्योंकि ये ग्राम में एक्सप्रेस है। तो यहाँ से हमारा निकल गया मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी को या तो मोल पर केजी कर दो, या तो बेटा स्मॉल m से भी हम इसको डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको समझा देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। पहला पूछ रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज, किसका? बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अगर 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व हो रहा है। पहले समझो, सॉल्यूट हमारा कौन हो गया भैया? बेंजीन,
और सॉल्वेंट हमारा कौन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो पहले मुझे ये बताओ, सॉरी उल्टा लिख दिया ना यहाँ पे, ये है सोल्यूट, बेंजीन हमारा क्या है, सोल्यूट, और कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा क्या है, सॉल्वेंट। तो पहले मुझे बताओ सॉल्यूशन क्या होगा। तो 122 प्लस 22 हमने जोड़ा, यानी 144 ग्राम हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। देखो मास परसेंटेज कैसे निकाला था, मास ऑफ बेंजीन अपॉन सॉल्यूशन। तो ये कितना है, 144 इंटू 100। देखो निकल गया हमारा एक ही लाइन में। ठीक है, तो अब ये सारे बच्चे सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ पैटर्न समझा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद को तो टर्म कर ही सकते हो ना। फिर नेक्स्ट क्या रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन 30% बाई मास इन कार्बन टेट्रा। मेरा काम आसान हो गया, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन हमने मान लिया क्या, 100 ग्राम। तो 30 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन, और 70 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब ये पता चल गया तो क्या मैं इनका नंबर ऑफ मोल नहीं निकाल सकता हूँ। सोचो मैंने अगर नंबर ऑफ मोल भी निकाल लिया बेटा, क्योंकि मोलर मास से आपको डिवाइड करना है, अगर आपने नंबर ऑफ मोल भी निकाल लिया तो अब आप सोचो आपको करना क्या है। आपने नंबर ऑफ मोल निकाल लिया, मान लो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना था, तो यहाँ पे सिर्फ निकलना एन बेंजीन अपॉन एन बेंजीन प्लस एन कार्बन टेट्राक्लोराइड, काम हो गया आपका। यही तरीके हैं, आपको यहीं से समझना है फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहले में आपसे कह रहा है कि 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट का क्रिस्टल है, ठीक है, 4.3 लीटर में। देखो सबसे पहली बात, इसका आप निकाल लो मोलर मास, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो क्या बेटा आप इसका मोलैरिटी नहीं निकाल सकते हो, बहुत आराम से निकाल सकते हो, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आप पहले मोल निकाल लिए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 4.3 लीटर, काम हो गया मेरा, हम वहां से निकाल लिए। नेक्स्ट टर्म जो आता है वो आता है 30 ml ऑफ 0.5 mH2SO4। देखो यहाँ पे दो तरीके, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। एक होता है जब भी आप डाइल्यूशन करते हो तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 होता है, यानी ये जो आप प्रोडक्ट करोगे स्टार्टिंग में मोलैरिटी ऑफ वॉल्यूम का, वो फाइनल मोलैरिटी ऑफ वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। तो देखो स्टार्टिंग का M1 आपको दिया हुआ है, कितना है, 0.5 m, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कितना है, 30 ml। इसका वॉल्यूम आपको अभी दे रहा है, कितना बोल रहा है आपको, 500 ml। तो यहाँ पे 500 ml, तो क्या यहाँ से आप M2 नहीं निकाल सकते हो, निकल गया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका मैं आपको ये कहूँगा बेटा, 30 ml आपको पता है 0.5 mH2SO4, यानी मोलैरिटी आपको पता है, यहाँ पे 30 ml भी पता है, इंटू 1000 मान लो हमने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल में याद रखिए, मोलर मास भी आपको पता है, H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, 98। सिर्फ अगर आप, या आप नंबर ऑफ मोल ही निकाल लीजिए, तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, आप पानी डाल दें तो सोल्यूट थोड़ी ना उसका क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। तो जो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आएगा, उसको 500 ml में डिसॉल्व करने के बाद जो भी मोलैरिटी आएगी वो आप लिख देंगे। मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लीजिए, या तो पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था M1V1 इज इक्वल टू M2V2 वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस। देखो जहाँ पे मोलर लिखा हो ना, यानी मोलैलिटी आपको दिया है, मोलैलिटी आपको दिया है कितना, 0.25। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है आपको, पढ़िए इसको, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया बेटा, 2.5 kg। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू N अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये 2.5 हो गया, ये भी गिवन है। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल चुके हैं, तो कितने बच्चों को ये बात पता है, मास गिवन अपॉन मोलर मास होता है। यूरिया का मोलर मास आप निकालेंगे तो 60 आएगा, नंबर ऑफ मोल पता चल गया है, मोलर मास आपको पता है, तो क्या ये नहीं निकल जाएगा आपका, बहुत आराम से निकल जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले ट्राई करो, ट्राई कर लोगे तो फिर आपको समझ में आएगा। अगर आप बिना ट्राई किए करोगे तो शायद कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। तो प्लीज़ पहले ट्राई करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इज द डेंसिटी। मतलब सब कुछ आपको गिवन है, कह रहा है आप यहाँ से क्या निकालिए, मोलैरिटी सब निकालना है। मुझे पहले पता है भैया 20% बाई मास दिया हुआ है, मैंने पहले ही मान लिया 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी 20 ग्राम क्या होगा हमारा, तुरंत KI, ठीक है। और KI किस में डिजॉल्व हो रहा है, आप ये बताओ, वाटर में। तो वाटर कितना हो गया, 80 ग्राम। अब आप सोचना, टर्म समझना, पहले आपने मास निकाल लिया सॉल्यूशन का,
सॉल्यूशन का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेटा सॉल्यूशन का आपको डेंसिटी दिया हुआ है। सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.202। मैं ये कह रहा हूँ मास आपको पता है तो क्या इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं? निकाल लिया। कितना आया? v इक्वल टू मास हमारा कितना था? 100 अपॉन 1.202। समझिए बात को। आपने वॉल्यूम भी निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल लिया, मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल लिया। बेटा तो आपको करना क्या है? मोलैलिटी निकालना होगा। तो 20 अपॉन मोलर मास कितना होगा भैया के आई का? वो रख दो इंटू 80 ऊपर इंटू 1000 मोलैलिटी आ गया हमारा। ये 80 हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है। अगर दूसरे में मैं करूँगा मोलैलिटी तो 20 अपॉन मोलर मास ऑफ के आई इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आया होगा हमारा? 100 अपॉन 1.202। यहीं से तो आया होगा। रख दिया इंटू 1000 कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि ml में है तो वो किस में आएगा? लीटर में। काम हो गया हमारा। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आप 20 ग्राम के आई का और 80 ग्राम वाटर का नहीं निकाल सकते हो? अगर आप ये निकाल लिए तो बच्चों मोल फ्रैक्शन भी आपको आ जाएगा। तो मेरा जो आज का इंटेंशन था बेटा, होपफुली वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। कंसंट्रेशन तक मैंने आपको बता दिया है। कोशिश क्या करना है आप लोगों को कि जहाँ तक आपको पॉइंट बताऊँ वहाँ तक आप लोग रिविजन कर लीजिए। थैंक यू बच्चों। ओ भाई थैंक यू बोला मैं। कैंसिल कैसे होगा? हाँ हाँ।